पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4। अब ध्यान देना, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ आर्टिकल नंबर पर आए हैं। इसमें हालांकि 2 अमेंडमेंट हुई हैं, उन पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, बट हम फिर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भाई, इसके अंदर जो आर्टिकल 1 है वो क्या बोलता है। आज का टॉपिक थोड़ा सा कुछ अपने इसी तरीके से चलाएंगे, जैसे नहीं लाइक एक तरह से आपको बेरेक पढ़ाई जा रही है, थोड़ा सा ऐसा सही चलेगा। आर्टिकल 1 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, 2 बातें वो बोलता है। एक, इंडिया का नाम क्या है, क्या सिर्फ इंडिया ही नाम है या फिर यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट है, क्या नाम है। दूसरा कि भाई इंडिया के अंदर जो एरिया होगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जैसे हम बोल रहे हैं टेरिटरीज, इंडिया की टेरिटरी को आप कौन कौन से एरिया में बोल सकते हो, कि इंडिया में क्या क्या चीजें होंगी। तो आर्टिकल 1 2 बातें बताता है, एक नेम, दूसरा टेरिटरीज। आर्टिकल 1 की बात करें तो वो ये कहते हैं भाई इंडिया जो है, हमारे देश का नाम एक तो है इंडिया और दूसरा नाम है भारत। हमारे देश के 2 नाम है, इंडिया, भारत। पुराना नाम भारत था, जिसको ऑब्वियस जब संविधान लिखा गया तो उसको एक नया नाम, एक ट्रेंडी जो नाम दिया गया वो इंडिया दे दिया गया है। तो पहला कि भाई हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का दोनों है, इंडिया और भारत। जो एक बीच में विवाद नहीं चला था भाई देश का नाम बदल दो, भारत कर दो, हमारे देश का नाम है भारत। ठीक है, हम लेटेस्ट नेम यूज करते हैं इंडिया, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि हमारे देश का नाम भारत नहीं है, देश का नाम भारत है। तो ये इसमें इतनी सी बात बोली गई थी। ठीक है, इसमें जो लाइन है वो कुछ इस तरह से है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि इंडिया जो है वो स्टेट्स के यूनियन से बना है। बट हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, अपने को उसमें जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लेना। यूनियन ऑफ स्टेट्स भले ही है, जैसे ये इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट भले ही है भाई, मान लो ये स्टेट्स हैं तो इन्हीं का यूनियन है इंडिया, मतलब कि स्टेट्स मिलकर देश बनाती हैं। पर स्टेट्स की यहां पर ये नहीं है कि स्टेट्स की इच्छा है कि देश से मिलना है या नहीं मिलना है। कौन सा इंडिया का पार्ट होगा, कौन सा इंडिया की टेरिटरी होगी, वो सब पार्लियामेंट के हाथ में होगा। कोई स्टेट नहीं ऐसा आ सकता जो बोल दे कि हम भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते, उनके बस में नहीं है। चाहे ये बोला जरूर जाता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, पर इंडिया का पार्ट रहना है, इंडिया का पार्ट नहीं रहना है, ये स्टेट्स के हाथ में नहीं है। एक चीज। दूसरा, इंडिया के अंदर टेरिटरीज कौन कौन सी होंगी, यहां ध्यान देना, यहां पर एक अमेंडमेंट हुई है। जो इंडियन टेरिटरी है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो उसमें आएंगी स्टेट्स, उसमें आएंगी यूनियन टेरिटरीज, उसमें आएगी वो सब टेरिटरीज जो एक्वायर की जाएंगी। अब ध्यान देना, यहां से एक 2 क्वेश्चन बनेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना। इंडिया, इंडिया का नाम क्या है, इंडिया भी है भारत भी है। इंडिया के अंदर टेरिटरीज कौन कौन सी होंगी, एक तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। विच मीन्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया के अंदर कैटेगरी ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी है, स्टेट्स क्या कैटेगरी, 2 कैटेगरी है, एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है। मतलब एक तो वो है जो प्रॉपर स्टेट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट बैठती है और उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग प्रावधान भी है। एक है यूनियन टेरिटरी जिसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग प्रावधान है, छोटे से प्रावधान है, और उस पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमारे यहाँ 2 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं, विच इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये जो बात बोली जाती है ना कि हमारे यहाँ 2 कैटेगरी ऑफ स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ 2 नहीं 4 कैटेगरी होती थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जब संविधान बना था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये 4 कैटेगरी थी। फाइनली 7th अमेंडमेंट हुई थी। हम एक टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जैसे जो अपने जो आज के समय में जो हम बाउंड्रीज देखते हैं ना,
कि भाई बॉम्बे महाराष्ट्र के पास गया है, गुजरात का जो एरिया है, महाराष्ट्र का ये एरिया है, ठीक है, जो हम बाउंड्रीज देखते हैं ये वो उस टॉपिक का पार्ट है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा वो टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो सिविल सर्विस के लोगों का काम है, स्टूडेंट्स का है, तो हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है। बट इसमें ध्यान देना, जब हमारा संविधान आया था तब 4 पार्ट थे, ए बी सी डी, पार्ट 4 पार्ट ऑफ स्टेट्स थे, कैटेगरी वाइज थे भाई, जो बढ़िया कैटेगरी, जो अच्छे स्टेट है वो ए में डालो, जो उनसे बुरे हैं बी में, जो उनसे बुरे हैं, जो उनसे बुरे हैं, ऐसे करके 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। जिसने दो कैटेगरी बना दी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, दो ही कैटेगरी हो गई, एक स्टेट होगा, एक यूनियन टेरिटरी का कैटेगरी होगा। इंडिया के अंदर कौन कौन सा, इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या चीजें आएंगी, पहला स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी, तीसरा वो टेरिटरी जो हम एक्वायर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने बांग्लादेश से युद्ध लड़ा, हमने बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया, चलो वो तो हमने पाकिस्तान को दे दिया, अलग बात है, हमने बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया, अब हम वो वापस नहीं देना चाहते, अब वो भी इंडिया हो जाएगा। मतलब अगर विद टाइम, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये यहां क्या कहना चाहता है, याद करो शेड्यूल 1, इंडिया के अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी होंगी, जो शेड्यूल 1 में बताई गई है, कि शेड्यूल 1 ने बताया कि 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, वो है। उसके अलावा फिर और तो कोई स्टेट और यूनियन टेरिटरी है नहीं, तो उसके अलावा तो फिर और कोई स्टेट इंडिया का पार्ट हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर विद टाइम कभी भी हमने कोई फॉरेन लैंड एक्वायर कर ली, उस पर कब्जा कर लिया, तो वो भी हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रिविलेज है। तो इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, वो टेरिटरी जो हम विद टाइम एक्वायर करेंगे। अब एक बार ध्यान देना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, शेड्यूल सॉरी आर्टिकल 1 के अंदर जो बताया गया है कि इंडिया के अंदर स्टेट्स होंगी और यूनियन टेरिटरीज होंगी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज हुआ है। पहले पार्ट ए पार्ट बी ऐसे लिखा होता था, अब ये लिखा होता है। इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या चीजें हैं, स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, और वो टेरिटरीज जो हम विद टाइम एक्वायर करेंगे। आर्टिकल 1 जो है वो किस शेड्यूल से कनेक्टेड है, आर्टिकल 1 किस शेड्यूल से कनेक्टेड है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1। अभी तक कोई भी डाउट, क्योंकि अब एक क्वेश्चन है जो यहां से निकलता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भाई मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का ये कोई पड़ोस की कोई जगह है, हमने उस पर कब्जा कर लिया, अब वो भी इंडिया बन गया, वो भी इंडिया बन गया, विच मीन्स हम फॉरेन लैंड को एक्वायर करते हैं तो वो इंडिया बन जाएगा। तो क्या सरकार, मतलब पार्लियामेंट बोल दो या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो, उनके पास ये प्रिविलेज है कि वो अपना कोई हिस्सा, विच मीन्स उसके बाद इंडिया कैसा हो जाएगा, लगभग नहीं तो ऐसा सा मान लो, अपना कोई हिस्सा काट के किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, मतलब गिफ्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। हम किसी लैंड पे एक्वायर करते हैं फॉरेन लैंड, वो तो इंडिया का पार्ट बन जाएगी, तो क्या पार्लियामेंट के पास ये भी प्रिविलेज है क्या कि वो अपनी लैंड किसी को दे सकते हैं, क्या ये प्रिविलेज है या नहीं है। अभी तक कोई भी डाउट आर्टिकल 1 में, कि आर्टिकल 1 इंडिया में क्या क्या होगा। इंडिया का नाम क्या है, इंडिया और भारत दोनों है। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट भले ही बोला जाता है, पर पार्ट ऑफ इंडिया रहना, स्टेट के पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, उनको पार्ट रहना ही पड़ेगा। इंडिया की टेरिटोरियल एरिया में, टेरिटोरियल बाउंड्री में क्या क्या चीजें आती हैं, स्टेट्स आती है, यूनियन टेरिटरीज आती है, ये सब आती है। ये जो कहानी है कि इंडिया के अंदर दो कैटेगरी ऑफ स्टेट है, ये कौन सी अमेंडमेंट से जुड़े हैं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आर्टिकल 1 का सीधा कनेक्शन किससे है, शेड्यूल 1 से। दोबारा बोल रहा हूं, यहां से सिर्फ फ्री में क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही कुछ पूछेगा वो, अगर पूछेगा तो। यस, अभी तक कोई भी डाउट। यस, बाकी लोगों को भी वॉइस को लेकर इश्यू आ रहा है। दीनदयाल जी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो। ओके ठीक है, ओके ठीक है।
हो सकता है कोई इश्यू होगा, एक बार प्लीज अगर है तो प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, अपने वेट कर लेते हैं। मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी, मंडे से आपके कोर्स में आपको आपकी क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। मंडे से कोई डेमो क्लासेस नहीं होंगी, ये डेमो क्लासेस इतने ही दिन की थी और वो बंद कर देंगे, और वो भी इस वजह से थी कि कह दिया गया था कि 10 दिन की क्लासेस रखेंगे। ठीक है, आए टॉपिक पे अपने। चलो ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे एक बार। हालांकि कोई डाउट है नहीं आपको, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि इस पॉइंट पे अपने आ सके। पहला पॉइंट कि भैया ऐसा है, इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये ध्यान रख लेना। स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और जो हम टेरिटरी विद टाइम एक्वायर करेंगे। स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन सी है, कहां बताई गई है, शेड्यूल 1 में। ओके, इंडिया का नाम क्या है, इंडिया भी है भारत भी है। आर्टिकल 1 में एक ही अमेंडमेंट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे हुआ क्या था, पहले हमारे यहाँ 4 कैटेगरी थी। स्टेट, यूनियन टेरिटरी नाम से कैटेगरीज नहीं थी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे कैटेगरी थी। उनको खत्म करके स्टेट, यूनियन टेरिटरी नाम की कैटेगरी बनाई गई। ओके, अब यहां से एक क्वेश्चन आता है। हालांकि वो क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जाता, बट फिर भी क्योंकि वो बहुत ही एक ऐसा केस लॉ है, जिस केस लॉ को हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है, कैन टेरिटरी ऑफ इंडिया बी गिवन टू फॉरेन स्टेट। क्या इंडिया का जो एरिया है वो आप फॉरेन स्टेट को दे सकते हो, विच इज लाइक फॉर एग्जांपल आज पार्लियामेंट एक ऑर्डर पास कर दे, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, मतलब कि पार्ट 7 नहीं सर, शेड्यूल 7 होगा। पार्ट 7 5 6 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी है, मतलब हाँ ठीक है, पर पार्ट 7 यूनियन टेरिटरी तो पहले से ही था। पार्ट 7 मतलब यूनियन टेरिटरी वाले पार्ट की बात कर रहे हो आप, यूनियन टेरिटरी वाले पार्ट की बात कर रहे हो ना, शेड्यूल की बात तो नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, यूनियन टेरिटरी वाला जो पार्ट है वो भी इसी से ऐड हुआ था, बिल्कुल 7th अमेंडमेंट से। ठीक है, 7th अमेंडमेंट से। अब आते हैं इसमें, क्या इंडिया की जो टेरिटरी है वो सरकार है, मान लो आज जो भी सरकार है वो एक ऑर्डर पास करे और बोल दे कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है वो हम बंगाल को दे दे रहे हैं, बंगाल मतलब सॉरी बांग्लादेश को दे दे रहे हैं, क्या वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं? तो इस चीज को लेकर एक डिबेट हुआ। डिबेट कुछ ऐसा इस वजह से हुआ था, जी बैरोबरी AIR 1960, क्या था ये एक तरह का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। टू सुप्रीम कोर्ट। ध्यान देना, हुआ कुछ इस तरह से था कि 1960 के अंदर बैरूबेरी नाम का एक स्टेट था, एक्चुअली में इट वाज नॉट कि हमने कुछ गिफ्ट किया था, बाउंड्रीज को लेकर थोड़ा सा विवाद था बांग्लादेश के साथ। बाउंड्रीज को लेकर थोड़ा सा विवाद था, विवाद कुछ इस तरह से था कि बांग्लादेश का कुछ एरिया हमारे एरिया के बीच में आता था, जिसकी वजह से ये था कि हमारे लिए बॉर्डर लाइन सेट करना दिक्कत आ रही थी, ऐसा कुछ था। तो हमने क्या किया, जो उनका जो एरिया जो हमारे एरिया के बीच में आ रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा है, यहां से उनका एरिया निकलता था। तो अब उसमें क्या दिक्कत होती थी, बॉर्डर सेट करने में, क्योंकि बॉर्डर ऑब्वियस थोड़ा सा सही रहे, सीधा रहे तो बढ़िया रहता है।
तो बॉर्डर लाइन सेट करने में दिक्कत आ रही थी, तो हमने क्या किया कि उनका ये एरिया, एक एग्रीमेंट किया कि उनका ये एरिया हमने रख लिया और हमारा कोई एक एरिया जो उनके बॉर्डर के आसपास लगता था वो उतना पार्ट उनको दे दिया, उनका उतना पार्ट उनको दे दिया। बट दिया कैसे? दिया गया थ्रू ऑर्डर, नॉर्मल एक एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया और दे दिया। उस चीज का देश के अंदर अपोज हुआ कि भैया ऐसे थोड़ी हो सकता है ये वो। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया। प्रेसिडेंट की लिख देता हूं, अपने इसको पढ़ेंगे भी, ध्यान दे देना। आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कोई भी, हाँ जी, एग्रीमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कोई भी मैटर जो उसको लगता है वो सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है कि आप अपना ओपिनियन बताइए इस पे। तो बेरूबेरी केस, जिसको री बेरूबेरी इसलिए बोला जाता है कि इट वाज रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट। ये कोई केस नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बंदा गया था, नहीं, प्रेसिडेंट ने रेफर किया था फॉर ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये बात बोला कि ऐसा है जी, हम ये नहीं कह रहे कि आप दे नहीं सकते हो, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, बट थ्रू एग्रीमेंट, थ्रू ऑर्डर ऐसे नहीं। आप इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आपको क्या अमेंड करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आपको इसके अंदर आर्टिकल 1, आर्टिकल 4 ये सब अमेंड करना पड़ेगा। आप प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया चलाओगे, तब आप किसी को भी अपना एरिया दिया जा सकता है। तो यहां पे इन शॉर्ट क्या बात बनी कि इस केस के अंदर ये बात बोला गया था कि क्या इंडियन टेरिटरी किसी भी दूसरे स्टेट को दी जा सकती है? यस, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसका मतलब ये था कि आप प्रॉपर एक बिल लाइए पार्लियामेंट में, बिल को दोनों हाउसेस से पास करवाइए, उस दोनों बिल को दोनों हाउसेस से पास करवाने के बाद प्रॉपर उसका प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद फिर आप दीजिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि उस पर अगर कोई भी ये हो कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसका मिसयूज ना कर सके इस चीज का कि मन आया अपना एरिया किसी भी देश को दे दिया, मन आया अपना कोई भी पार्ट किसी भी कंट्री को, किसी भी राजा को गिफ्ट कर दिया, ऐसा कुछ ना हो सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि इसके बाद जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल, 100 ही थी शायद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी एक, जस्ट अ मिनट। रियली सॉरी यार, ना बाहर कोई जानवर आ गया था इस वजह से। यस, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये हुआ था कि बांग्लादेश को हमने टेरिटरी दी थी, टेरिटरी दी थी। हाँ बिल्कुल, ये हुआ था, बट ये अमेंडमेंट से हुआ था। यहां क्या हुआ था? बेरूबेरी में एग्रीमेंट हुआ था। देश, मान लीजिए जैसे दो देश के दो फॉरेन मिनिस्टर बैठ गए, उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया और बोल दिया कि हमारा ये हिस्सा आज से तुम्हारा हो गया, तुम्हारा ये एरिया आज से हमारा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये एक बात है। और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि री बेरूबेरी एक ऐसा केस है जिसके अंदर, मतलब एक तरह से रेफरेंस का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि जो प्रियम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल को आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हो। हालांकि बाद में केशवानंद भारती आ गया था 1973 में, जिसमें बोल दिया गया था कि प्रियम्बल पार्ट है और अमेंड हो सकता है। तो इसलिए री बेरूबेरी इंपॉर्टेंट है। री बेरूबेरी कौन सा ऐसा केस था जिसके अंदर एग्रीमेंट हुआ था फॉर गिविंग, या फिर अपनी इंडियन लैंड किसी दूसरे देश को देने को लेकर री बेरूबेरी। कौन सा ऐसा केस था जिसके अंदर ये बोला था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट नहीं है मतलब प्रियम्बल अमेंड ही नहीं हो सकता। री बेरूबेरी, जस्ट बिकॉज री बेरूबेरी केस इंपॉर्टेंट है इसलिए अपने को ये बात पता होनी चाहिए। तो अब आते हैं टॉपिक पे। री बेरूबेरी केस के अंदर क्या बात बोली गई थी कि क्या फॉरेन, हम अपनी देश की जगह किसी दूसरे देश को दे सकते हैं? दे सकते हैं, बट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल बोल दो अपने में, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हालांकि अपने अमेंडमेंट पढ़ेंगे, अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो क्या बस ऐसा है कि
99 अमेंडमेंट से लेकर तब तक देखेंगे अगर कोई और अमेंडमेंट हो गई, अभी तक तो शायद 106 ही हुई है, ठीक है। 106 अमेंडमेंट तक जितनी भी अमेंडमेंट है, किस अमेंडमेंट में क्या हुआ, बस एक प्री के पर्पज से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है आर्टिकल 1, ध्यान देना। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि भाई इंडिया, जिसका दूसरा नाम क्या है भारत, इंडिया की टेरिटरीज में क्या क्या आता है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, वो टेरिटरी जो इंडिया विद टाइम एक्वायर करता है। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था, जो पार्ट ऑफ स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उनको खत्म करके स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी बना दिया था। आर्टिकल 1 किस शेड्यूल को लेकर है, शेड्यूल 1 उससे कनेक्टेड है। देन कम्स योर एक केस, री बेरोबेरी का केस, जिसको नॉर्मल ध्यान दे देना, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चलते हैं टॉपिक पे। दोबारा बोल रहा हूं, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ मत देखना। अब आ जाइए अगले पे। अब डायरेक्ट चीजें ध्यान देना, आप कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए एक साथ लिखेंगे। एडमिट और एस्टेब्लिश, फॉर्म न्यू स्टेट्स। ध्यान देना, एक क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा गया है प्री में, कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स। अब हमने क्या होता है, नॉर्मल रटा होता है कि याद क्या होता है, एडमिट एस्टेब्लिश आर्टिकल 2 है, फॉर्मेशन को लेकर आर्टिकल 3 है, सिंपल सा ध्यान रख लेना। आर्टिकल 2 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा एरिया जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जो पहले से एग्जिस्ट करता है, वो इंडिया का पार्ट बन सकता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कोई भी ऐसा एरिया जो इंडिया का पार्ट नहीं है, सिंपल सी भाषा में बोले तो जो इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको इंडिया के अंदर लेने की पावर है आर्टिकल 2 में। क्या बोलता है, एडमिट करना, अपने अंदर लेना, या एस्टेब्लिश करना। तो कोई भी ऐसा एरिया जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, दैट इज आर्टिकल 2, जिसका मतलब क्या है, एडमिट या फिर एस्टेब्लिश करना नए स्टेट को। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, जो एरिया पहले से इंडिया का पार्ट है, पहले से इंडिया का पार्ट है और उसमें चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रहा है कि भाई ऐसा है, पहले इंडिया का ही पार्ट था ये एक एरिया, जिस एरिया का नाम था एमपी, इसी को काटा और इसके दो पार्ट बना दिए, एक ये रह गया, एक ये कर दिया, इसको बोल दिया एमपी, इसको बोल दिया छत्तीसगढ़। ये कहां पावर है, आर्टिकल 3 में। कोई भी, दिस इज आर्टिकल 3, तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना। कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, जिसको इस तरीके से पढ़ लेना कि आर्टिकल 2 बात करता है वो एरिया जो इंडिया का पार्ट नहीं है। उसकी बात करता है, याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आर्टिकल 2 था या 3 था। तो किसके पास पावर है टू एडमिट या एस्टेब्लिश स्टेट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है, जो अपने ने शुरू में बात बोली ना कि ठीक है इंडिया को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। स्टेट नहीं कह सकती कि हम भारत का हिस्सा नहीं रहेंगे, स्टेट के पास पावर नहीं है। किसके पास पावर है टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट। किसके पास है, पार्लियामेंट। अब इस फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, इस फॉर्मेशन में कई चीजें आती हैं। एक स्टेट को दो स्टेट में डिवाइड करना, फॉर्मेशन। दो स्टेट को जोड़कर एक स्टेट बना देना, फॉर्मेशन। स्टेट के नाम बदलना, फॉर्मेशन। स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करना, फॉर्मेशन। ये सब फॉर्मेशन है। जो चीज पहले से इंडिया का पार्ट है उसमें आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, उसकी बाउंड्री बदल रहे हो, उसका नाम बदल रहे हो, वो सब फॉर्मेशन का पार्ट है। ये एक चीज। फॉर्मेशन को लेकर एक प्रोसीजर है, जो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ अलग सा प्रोसीजर है। हाँ, अभी रिपीट कर देता हूं। फॉर्मेशन को लेकर एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट है। हमको वो अमेंडमेंट नंबर याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना, जैसे जैसे क्या कहते हैं, एक
ये अपना जुडिशरी के एग्जाम को लेकर एक पहले क्या होता था, इतना नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कोई पेपर नहीं दिया करते थे जुडिशरी को। अब क्या कैंडिडेट सच में बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, तो ऑब्वियस है कि पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है। तो अब वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो क्वेश्चन पहले नहीं आए हुए हैं, और जिन क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार ये लेवल है। तो कुछ एक छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो ठीक है पूछी नहीं गई हैं आज तक, बट अपने को साथ साथ कवर करनी है। ये नहीं है कि अपने को बहुत ही अलग अलग बातें पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इतना है कि हाँ बेरेट के अंदर जो छोटी मोटी बातें हैं जो अपने आज तक इग्नोर कर देते थे, या अपने ऐसे कहते थे छोड़ो यार नहीं आता ये, जैसे पहले कभी आर्टिकल ये 1 से लेकर 11 तक पढ़ते भी नहीं थे कि ठीक है नॉर्मल देख लो क्या है इसमें से कहाँ कुछ आता है, पर अब क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, यस आर्टिकल 2 अभी रिपीट कर दूंगा। तो फॉर्मेशन को लेकर, फॉर्मेशन की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। इसको लेकर ना एक प्रोसीजर है, वैसे तो कुछ बड़ा नहीं बताया गया उसमें, पर अपने को वो पढ़ना है प्रोसीजर। ये प्रोसीजर पढ़ेंगे अपने अभी। पहला आर्टिकल 2 क्या है? एडमिशन ऑफ स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, जिसका मतलब ये है कि भाई कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसी जगह जो इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको इंडिया में लेने की पावर, ठीक है, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। दिस इज एडमिशन बोल दो या एस्टेब्लिशमेंट बोल दो। ओके। फॉर्मेशन में क्या है? कोई भी ऐसा एरिया जो इंडिया का पार्ट है उसमें कुछ चेंज करने हैं, नाम बदलना है, एरिया बदलना है, बाउंड्रीज बदलनी है, दो स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बनाना है, एक स्टेट को दो स्टेट में करना है। जैसे एमपी, चलो अभी तो एमपी को छत्तीसगढ़ किया, एमपी को तोड़कर एमपी और छत्तीसगढ़ हो गया, तो पार्लियामेंट ने किया। हम अभी उसमें प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, यूपी को लेकर एक प्रोपोजिशन बनाया गया था, यूपी की असेंबली ने इवन पास भी कर दिया था कि यूपी को 4 भाग में बांटा जाए, पर सेंटर नहीं माना। सेंटर ने कह दिया नहीं। क्यों? फॉर्मेशन की पावर पार्लियामेंट के पास है, मैं नहीं माना तो बात खत्म। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की पावर भी पार्लियामेंट के पास है, फॉर्मेशन की पावर भी पार्लियामेंट के पास है। अब आते हैं फॉर्मेशन को, प्रोसीजर को लेकर। प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन। पहला, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा, रेफर टू स्टेट फॉर ओपिनियन। अब ध्यान देना, टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर सिंपल सा होता है भाई, जैसे नॉर्मली अपने बोल देते हैं कि भाई ऐसा पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट बाय लॉ स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकता है, और उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन जो भी पार्लियामेंट को अप्लाई करना है, लगाना है, वो लगा सकता है। हम नॉर्मल ऐसा बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाइए प्रोसीजर। जो नॉर्मल प्रोसीजर, जैसे जो किसी भी एक्ट को लाने का जो प्रोसीजर होता है ना, वही होता है। होगा क्या? ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ठीक है, कोई भी ऐसा बिल है, जैसे कि नॉर्मल बिल ले लेते हैं स्टेट का, अभी अपने 2 पॉइंट को अलग रखते हैं। एक बिल है, जो बिल ये कहता है कि लेट्स टेक इट एज, अपने वो ले लेते हैं यूपी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश। एक बिल है जो ये कहता है कि यूपी को 2 स्टेट में डिवाइड किया जाए। ओके, एक बनाया जाए नॉर्थ यूपी, एक बनाया जाए साउथ यूपी। ठीक है, ऐसे करके 2 स्टेट बनाए जाए। ठीक है जी, अब ये होगा क्या? ऐसा एक बिल जाएगा, दोनों में से किसी भी हाउस में जा सकता है, किसी भी हाउस में, दोनों में से किसी भी हाउस में ये बिल जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा में गया, लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर ये बिल जाता है राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को, और अगर प्रेसिडेंट ने उसको अपनी कंसेंट दे दी, जिसको हम बोलते हैं एसेंट, एसेंट, ये बिल इफेक्ट में आ जाएगा। यूपी 2 स्टेट में डिवाइड हो जाएगा, फिर एक तारीख घोषणा कर दी जाएगी कि इस तारीख से यूपी 2 स्टेट में हो जाएगा, नॉर्थ यूपी और साउथ यूपी। जनरल प्रक्रिया क्या है कि बिल लोकसभा में जाएगा, वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास ऐसे उनकी कंसेंट के लिए जाएगा, और अगर राष्ट्रपति अपनी कंसेंट दे देते हैं
बात खत्म, बिल पास हो गया। उसके बाद आपको जो यूपी है वो 2 स्टेट में डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं ये 2 बातों पे। पहला, कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में बिना राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के नहीं आएगा। मतलब कि पहले राष्ट्रपति के, नॉर्मली तो क्या होता है, लोकसभा में या राज्यसभा में आप बिल ले जाओ, वहां से पास कराओ, फिर राज्यसभा में ले आओ, या मान लो अगर पहले राज्यसभा में लाए हो तो फिर दूसरे में लोकसभा में ले जाओ और फिर राष्ट्रपति। यहां क्या प्रक्रिया है, पहला स्टेप क्या होगा, पहले आप राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन लोगे कि क्या ऐसा बिल ला सकते हैं। अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा बिल ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके यहाँ से पास हो जाता है फिर मैं इस पे अपनी कंसेंट दे दूंगा। तो पहले रिकमेंडेशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट की इंट्रोड्यूस करने से पहले। जनरली ऐसा जरूरी नहीं होता, पर यहां जरूरी है कि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होगी बिफोर इंट्रोडक्शन। बिफोर इंट्रोडक्शन लोकसभा और राज्यसभा, एक चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए। दूसरी चीज, स्टेट, देखा जाए तो यूपी का इसमें एक तरह से कंसेंट, सॉरी, यूपी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश स्टेट का, वहां के लोगों का, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो फिर दूसरा पॉइंट कि भाई ऐसा है, ये बिल लोकसभा राज्यसभा में आने से पहले आप स्टेट को भेजोगे, स्टेट को सिर्फ उसके ओपिनियन के लिए भेजोगे कि भैया हम ऐसा बिल ला रहे हैं, हमको राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि आप ऐसा बिल ला सकते हो, आपको अपना कोई ओपिनियन देना है इस बिल पे, आपको अपनी कोई बात बोलनी है कि बिल में ये चीज जोड़ देना, ये चीज कर देना, तो दे दो। हालांकि पार्लियामेंट बाउंड नहीं है कि वो चीज वो बिल में ऐड करेगा, जो पार्लियामेंट, जो लोकसभा या राज्यसभा में बिल आए, कोई बाउंड नहीं है, बट ऐसा है कि आप एक बार स्टेट को भेजोगे जरूर। तो 2 चीजें पहले होंगी, एक राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन, दूसरा बिल लाने से पहले लोकसभा या राज्यसभा में आप स्टेट के पास उस बिल को भेजोगे फॉर हिज ओपिनियन कि भैया आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हो क्या। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा स्टेप ये होगा कि आप किसी भी हाउस में ले जाओ, दोनों हाउसेस से पास कराने के बाद आप राष्ट्रपति की कंसेंट लोगे। ये 4 प्रोसीजर है। 4 स्टेप क्या है, पहला, बिल लाने से पहले आप राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन लोगे। दूसरा, बिल लाने से पहले आप स्टेट को भेजोगे कि उसके ओपिनियन के लिए। तीसरा, फिर आप बिल को लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दोनों जगह से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति को जाएगा, और राष्ट्रपति ने अगर अपनी कंसेंट दे दी, बात खत्म, स्टेट्स डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि फॉर्मेशन हो जाएगी। चाहे नाम बदलने को लेकर बोल दो, चाहे, अभी आते हैं, चाहे नाम बदलने को लेकर बोल दो, चाहे आप स्टेट की बाउंड्री बदलनी है, एक स्टेट को 2 स्टेट में, 2 स्टेट को 1 स्टेट में करना है, कुछ भी करना है, आप ऐसा कर सकते हो। पीओ के आर्टिकल 2, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, हालांकि हम तो ऐसा मानते ही नहीं है, अगर प्रैक्टिकली बोले हम लोग तो यही बोलते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा एरिया ही है, हमारा ही है वो। बट फिर भी अगर बात की जाए, कोई भी ऐसा एरिया जो इंडिया का पार्ट नहीं है, पर हम तो मानते हैं कि हमारा पार्ट है वो, हम कहते हैं आज भी हमारा पार्ट है वो। तो जो कि हमारा पार्ट है वो, तो उसको तो कोई क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, एडमिशन की कहानी नहीं बनती है, वो तो है हमारा, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। क्या बनता है ये, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, एरिया हमारा है वो। ठीक है, इसको लेकर कोई भी डाउट, फिर अपने इसमें छोटी सी बात है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान दे देना, ये जो बात है ना दूसरे स्टेप वाली बात, ये बात 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ी थी। पहले में हुई थी 7वीं, दूसरे में मतलब आर्टिकल 3 में हुई थी 5वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी भैया पढ़ के रख रहे हैं, बेसिक इतना पता रहना चाहिए, कल को प्री में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको पता हो। ठीक है, अब आ जाओ अगले बात पे, विच इज आर्टिकल 4। यहां ध्यान देना, यहां से प्री का क्वेश्चन आता है, जो प्री के क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 ये बोलता है कि भाई आप कोई भी लॉ बनाते हो, मतलब कोई भी, ऑब्वियस है कि आप आर्टिकल 2 को लेकर, आर्टिकल 3 को लेकर, मतलब कि कोई स्टेट को, कोई एरिया को इंडिया में ले रहे हो, या फिर इंडिया के ही किसी स्टेट के अंदर आप कुछ
नाम बदल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक तरह का आप लॉ ही लाते हो, लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करवा के एक एक्ट ही बनाते हो। तो आर्टिकल 4 बोलता है कि आप कोई भी अगर ऐसा एक्ट बनाते हो, जो ऑब्वियस पार्लियामेंट ऐसा एक्ट बनाती है, तो उस एक्ट के अंदर आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के बारे में भी बताना होगा। क्योंकि शेड्यूल 1 में आप अमेंडमेंट करोगे कि अब कितने स्टेट हो गए हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हो गए, ये तो आप बताओगे। अगर मान लीजिए कोई नया स्टेट जोड़ रहे हो, या स्टेट को दो स्टेट को एक स्टेट कर रहे हो, या स्टेट को तोड़ रहे हो, कुछ भी बोल दो, तो आप शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को अमेंड करोगे। ये एक बात इसमें बोली गई। क्या बोला गया कि जो भी लॉ या फिर बोल दो एक्ट पास किया जाएगा फॉर आर्टिकल 2 या फिर 3, वो अमेंड करेगा शेड्यूल 1 को एंड शेड्यूल 4 को। एक चीज। दूसरी बात कि जो ये अमेंडमेंट होगी, या एक सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, आपकी एक लाइन लिखी होगी कि जो ये अमेंडमेंट होगी या फिर जो ये बिल लाया जाएगा फॉर अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ऐसी एक लाइन लिखी हुई है आपके बेरक में, आर्टिकल 4 में, कि कोई भी एक्ट या जो पास किया जाएगा या फिर कोई भी जो अमेंडमेंट की जा रही है शेड्यूल 1 या 4 में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। जिसका मतलब ये है कि आपको शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड करने की प्रक्रिया क्या होती है कि आप बिल लाओगे, बिल के अंदर अमेंडमेंट की बातें लिखोगे और फिर बिल को पास कराओगे। हमारा जो आर्टिकल 368 है ना, जो अमेंडमेंट की बात करता है, वो ये बोलता है कि अगर आपको संविधान के किसी भी प्रावधान को, एनी प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन को अगर अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अगर अमेंड करना है, तो आपको बिल 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। 2/3 मेजोरिटी, विच मीन्स, मान लीजिए, अगर नॉर्मली बात बोल रहा हूं, आपको कोई दो स्टेट है उनको तोड़ना है, या दो स्टेट को जोड़ना है, तो आप लोकसभा से बिल पास कराओगे, राज्यसभा से बिल पास कराओगे, और वो बिल एक तरह से क्या कर रहा होगा, शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट भी करेगा। तो दैट इज एक तरह से उसमें अमेंडमेंट भी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो बिल कैसे पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से। पर आर्टिकल 4 कहता है नहीं सर, आप अगर बिल ला रहे हो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 वाला, और उसके अंदर आप शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट कर रहे हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। मतलब कि उसके लिए आपको आर्टिकल 368 नहीं फॉलो करना, आपको अमेंडमेंट तो करनी होगी। आपको जो आप कानून बना रहे होगे, जिससे आप आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के लिए कोई स्टेट को जोड़ रहे होगे या स्टेट को तोड़ रहे होगे, तो ऑब्वियस आप उस बिल के अंदर, उस एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 की अमेंडमेंट को लेकर भी बातें लिखेंगे। और उस अमेंडमेंट वाले बिल को आपको स्पेशल मेजोरिटी से नहीं, आपको सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना होगा बस। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही नहीं मानी इन्होंने एक नॉर्मल अमेंडमेंट मानी है, बेसिक अमेंडमेंट जिसको आप बोल सकते हो। वहां पर नॉर्मल अमेंडमेंट बोल दो, या फिर नॉर्मल कोई कानून बोल दो। लोकसभा राज्यसभा से जब भी कोई नॉर्मल कानून पास होता है, कोई नॉर्मल एक्ट बनता है, जैसे अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोल दो, BNS बोल दो, कितने बिल को पास होने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, इतनी मेजोरिटी चाहिए। तो यहां पर क्या बोला गया है कि भैया यहां पर आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। तो ध्यान देना, आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 को लागू करने के लिए आप बिल पास करते हो, आप एक कानून बनाते हो, तो वो जो कानून है वो तो आपके दो शेड्यूल में अमेंडमेंट करेगा, शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में। एक बात, क्योंकि ये एक शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट कर रहा है, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। इसीलिए आर्टिकल 4 में ये बात लिखी कि हालांकि ये शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 को अमेंड कर रहा है, पर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानोगे, विच मींस आपको इस बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। कोई भी डाउट इस बात को लेकर, ताकि अपने रिवाइज कर सके?
दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ प्री में आता है, मैं आपको इन डिटेल इतना इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हालांकि अभी बता दूंगा क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हम कहीं कंफ्यूज ना हो, ये ना हो कि सिर्फ रट रखा है, एग्जामिनर ने जैसे ही थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा और रटा हुआ था तो वो बस पता नहीं उसने क्या पूछ लिया, क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आया। ऐसा ना हो हमारे साथ। कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि फिर अपने इस टॉपिक पे है। कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे बात करें। हाँ बता देता हूं, मैं अभी दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 ये बताता है कि अगर संविधान में अमेंडमेंट करना है ना, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। आपको नॉर्म संविधान के मान लीजिए किसी भी आर्टिकल को, आर्टिकल 4, 5, कोई भी आर्टिकल को अमेंड करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो आर्टिकल 368 बोलता है कि भैया ऐसा है कि अगर कि आपको संविधान के किसी भी संशोधन, संविधान में कोई भी संशोधन करना है कि, तो जो आप बिल लाओगे ना अमेंडमेंट के लिए, वो बिल दोनों हाउसेस से, लोकसभा से, राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी मतलब कि उस समय जितने लोग मौजूद है ना, उनके 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। जितने भी लोग मौजूद है, अभी रिपीट करूंगा सारा, जितने भी लोग मौजूद है। तो संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो जो बिल है वो दोनों हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत मतलब 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। जितने भी लोग उस समय हाउस में मौजूद हैं उस दिन, उनकी 2/3 बहुमत से। ये है स्पेशल मेजोरिटी। तो संविधान के संशोधन के लिए हमको ये चाहिए। पर यहां क्या बोला है कि भाई आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में आप कोई भी कानून बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो ऑब्वियस है आप शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 को अमेंड करोगे। शेड्यूल 1 मान लीजिए आप कोई नया स्टेट जोड़ते हो, तो आप शेड्यूल 1 में उसका नाम लिखोगे, तो शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट करोगे। आप कोई नया स्टेट जोड़ते हो तो शेड्यूल 4 में बताओगे कि इस स्टेट से राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये बताओगे आप। तो आप वहां पर भी शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट तो करनी पड़ेगी, नाम जोड़ने के लिए, लोग राज्यसभा की सीटें बताने के लिए। तो अगर आप आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के केस के अंदर शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट करते हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, वो एक नॉर्मल अमेंडमेंट होगा। विच मीन्स वो जो अमेंडमेंट का बिल होगा, जो शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 को अमेंड कर रहा होगा, वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता, वो एक नॉर्मल अमेंडमेंट माना जाता है। तो इसलिए उसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना है, उसको स्पेशल मेजोरिटी इनसे नहीं, उसको सिर्फ 1/2 मेजोरिटी, 50% से, 50% से। ठीक है, अब आ जाइए रिवीजन पे, ध्यान देना। अभी तक तो चलो कहानियां ज्यादा चल रही थी, ध्यान देना। सबसे पहले आर्टिकल 1, सिर्फ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आर्टिकल 1 से क्या क्वेश्चन आ सकता है? आर्टिकल 1 से सिर्फ आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडियन टेरिटरी जो है उसके अंदर क्या क्या एरियाज है, क्या क्या एरियाज हैं। स्टेट, यूनियन टेरिटरी वो टेरिटरी जो हम एक्वायर करेंगे विद टाइम। एक चीज, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये और ध्यान दे देना, ठीक है, कि कौन सा अमेंडमेंट हुई है आर्टिकल 1 में। दूसरा पॉइंट, री बैरूबेरी से आपसे जो केस लो री बैरूबेरी पूछा जाता है ना, वो सिर्फ इसमें पूछा जाता है कि कौन से केस लो में ये बोला है कि प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता, प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता। केशवानंद भारती में तो बोला है कि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, कौन से केस में ये बोला है कि प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता?
ये हमसे नहीं पूछा जाएगा री बैरू ये वाला जो टॉपिक है वो कभी भी, बस री बैरू इस केस में पूछा जा सकता है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल ये बात करता है कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर है टू एडमिट या एस्टेब्लिश स्टेट। आर्टिकल 2 के हिसाब से पावर किसके पास है? कौन सा आर्टिकल बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? आर्टिकल 3 के हिसाब से पावर किसके पास है? उसके बाद प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 4 में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के लिए जो भी बिल बनाया जाता है, जो भी एक्ट पास किया जाता है, वो कौन से 2 शेड्यूल्स को अमेंड करता है? एक चीज, जो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के लिए ऐसे ही पूछेगा वो, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के लिए जो बिल लोकसभा या राज्यसभा में पास इंट्रोड्यूस होता है, वो कितनी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं माना जाता। ये कुछ एक छोटी मोटी बातें हैं, कोई भी डाउट कुछ भी, जितने क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। री बैरूबेरी को सिर्फ इस पर्पज से पढ़ लेना कि कौन सा केस लॉ था जिसमें ये बात बोली गई थी कि प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता। हालांकि अब तो कहानी अलग है केशवानंद भारती से, बट री बैरूबेरी में था कि अमेंड नहीं हो सकता। कोई भी डाउट कुछ भी, केस लॉ वाली सारी बातें मैंने आपको बता दी। यहाँ से कोई केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट सिर्फ एक शेड्यूल कहते हैं सेवंथ शेड्यूल के, सॉरी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। बस ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसको इसी हिसाब से पढ़ना। ये जो इधर उधर की कहानी मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बताई ताकि आपको प्रोसीजर सॉरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी कुछ पूछा नहीं जाता वहां से। कोई भी डाउट कुछ भी। फिर आते हैं सिटीजनशिप के ऊपर, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिटीजनशिप से प्री में, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किस सिटीजनशिप की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेकर एक छोटा सा जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके बारे में बातें हैं। अब आ जाइए सिटीजनशिप। बस आज अपनी ये छोटी मोटी बातें खत्म हो जाएंगी। फाइनली हम मंडे से फंडामेंटल राइट चालू कर देंगे। और ध्यान दे देना कि फंडामेंटल राइट ही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहां आपके दुनिया जान के केस लॉ है, मतलब केस लॉज ही केस लॉज हैं आपके, और अपने को वही ध्यान रखने हैं, वही याद करने हैं। ठीक है, पहले इस पे आते हैं। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के बारे में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान है अपना। संविधान में आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, जिसमें सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, ध्यान रखना, नाम याद रखना, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। केसलो लिखूंगा मैं, पर केसलो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लिख दूंगा बट इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की बात करता है, विच मीन्स कि भाई, जस्ट मिनट, ये क्या हुआ, जस्ट मिनट, ये क्या हुआ, अपने आप कैसे चल रही है, चलिए। यस, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल जिसकी ये बात करता है वो अपने देखेंगे। उसके अलावा जो बेसिक बातें करता है ये कि भाई वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में आए उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनको सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। संविधान की शुरुआत में, कमेंसमेंट के दौरान, ठीक है, मतलब 26 जनवरी की अगर बात की जाए उसके हिसाब से, वो लोग जो फॉरेन में रह रहे हैं, जिस समय संविधान लागू किया जा रहा है उस समय वो फॉरेन में रह रहे हैं उस समय। तो इन शॉर्ट जो अपना आर्टिकल 5 से 11 जो है ना, वो बात करता है सिटीजनशिप, अगर बोला जाए एग्जैक्टली एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय संविधान लागू हुआ ना उस समय की सिटीजनशिप के बारे में, कि उस समय नागरिक कौन है कौन नहीं है, ये सब बातों को लेकर। जो इसके अलावा जो आज के समय में बात करें ना, भाई आज के समय में सिटीजनशिप को क्या चीजें चलाती हैं, तो आज के समय में सिटीजनशिप को चलाता है सिटीजन एक्ट 1955, जिसमें अभी एक वो अमेंडमेंट बिल भी आया था, याद है, CAA, अब तो चलो एक्ट भी बन गया वो 2019, काफी विवादित सा रहा था।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जो अब तो एक्ट भी बन गया, जिसको लेकर ये था कि भाई जो हमारे पड़ोस के देश के जो लोग जो हमारे देश में आए थे, जो हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, मोमडन्स को छोड़ दिया जाए तो हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, वो जो फॉरेन से आए थे, ऐसा नहीं कि इंडिया के थे, जो फॉरेन लैंड से आए थे, उनको सिटीजनशिप देने की बातें हो रही, बड़ा विवादित सा वो बिल रहा था। तो आज के समय में सिटीजनशिप इससे चलता है, सिटीजनशिप एक्ट से चलता है, ठीक है। अब ध्यान देना, हम जो अभी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहां से एक चीज आ सकती है, विच इज योर एसे। मेंस के अंदर जो एसे राइटिंग का टॉपिक है ना, वो टॉपिक आ सकता है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर सिटीजनशिप का टॉपिक पढ़ रहा है, तब उसके आ जाए कि यार सिटीजनशिप को लेकर अभी एक अमेंडमेंट आई है, तो बच्चों से उस पर ऐसे पूछ लेते हैं, बस, और कुछ नहीं पूछेगा। मैं ये बोल दूंगा भाई कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे सिटीजनशिप एक्ट का पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का या बिल के बारे में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो इसको मत पढ़ना, इसको मत पढ़ना, ठीक है। ऐसे के हिसाब से पढ़ना होगा, वो उसके अंदर अपने को इतना इन डेप्थ नहीं जाना, मोटा मोटी देखना होता है, वो अपने जब ऐसे करेंगे तब हो जाएगा। अब आ जाइए टॉपिक पे, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की बात है, दोबारा बोल रहा हूं, ये सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की कब बोल रहा है? कमेंसमेंट, संविधान जब लागू हो रहा है उस समय की बात कर रहा है कि उस समय किसको सिटीजनशिप मिलेगी। तो यहां पर जब ये आर्टिकल 5 सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल को लेकर कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 5। अब ध्यान देना, पहली बात आना डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर वो बंदा रह रहा है और विद इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, विच मीन्स आप अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए कहीं रह रहे होगे, आप अभी कहीं अपनी जॉब के लिए कहीं रह रहे होगे, तो वो आपका भी ऐसा नहीं कि आप परमानेंटली वहां रह रहे हो। आपको यह कि यार कॉलेज के लिए रह रहे हैं, 2 4 5 साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, यहाँ से घर जाओगे या कहीं और जाओगे, वो भी आपका कुछ फिक्स नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं उनका भी ये है कि जब तक यहाँ जॉब कर रहे हैं तब तक रहेंगे, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे, कहीं और जॉब मिलेगी कहीं और चले जाएंगे। वो जगह आपकी डोमिसाइल नहीं होती है, वो आपकी डोमिसाइल रेजिडेंस नहीं बोल सकते हो। आपका डोमिसाइल कब बोला जाता है? कि कोई ऐसी जगह जहां पर आप रह रहे हो और वो वहां पे आप विद इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब कहानी ये बनी भाई इंटेंशन कैसे निकाले, कैसे आप ये बोलोगे कि भाई उस बंदे की इंटेंशन है ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, कि वो यहीं रहना चाहता है। तो कानून में एक प्रावधान है, मतलब है तो वैसे एक्ट का, कि भाई अगर कोई भी पर्सन कहीं पर भी 10 साल से ज्यादा रह रहा है, अगर आप अपना कभी मूल निवास बनवाया होगा या बनवाने जाओगे ना, मूल निवास कहीं का भी, तो वो आपसे एक ही बात बोलेंगे कि शपथ, और 2 या 3 लोग, 2 लोगों का एक शपथ पत्र ले आओ जो आपको ये लिख के दे दें कि आप 10 साल से यहाँ रह रहे हो, ताकि हम आपको ये बोल दें कि आप यहाँ के डोमिसाइल रेजिडेंट हो। मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल रेजिडेंट। तो आर्टिकल 5 जो है ना, वो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की बात करता है, वो और किसी की बात नहीं करता। वो ना तो सिटीजनशिप बाय बर्थ की बात करता है, ना सिटीजनशिप बाय रेजिडेंस की, किसी की बात नहीं करता। वो कहता है भैया ऐसा है, डोमिसाइल के बेस पे तो सिटीजनशिप होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कि डोमिसाइल के बेस पे तो सिटीजनशिप होगा। कैसे होगा? तो कहता है भाई ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशंस क्या? कंडीशन पहला, जो पर्सन है वो डोमिसाइल होना चाहिए ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि या तो वो पर्सन या उसके पेरेंट्स बोर्न हुए हैं इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये एकमात्र सिटीजनशिप है जो संविधान देता है एट कमेंसमेंट। सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब आप देश में आते हो और हमारे देश की आप नागरिकता ले लेते हो अपने देश की नागरिकता छोड़ के। ये सब चीजें संविधान में नहीं है, ये सब चीजों के लिए सिटीजनशिप एक्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी सिटीजनशिप की बात की गई है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ, इसको दूसरा बोल सकते हैं रेजिडेंस। रेजिडेंस पर ये अलग होता है रेजिडेंस से। सिर्फ आप रह नहीं रहे होते हो,
आप रह रहे होते हो और परमानेंटली रह रहे होते हो, परमानेंट, इसको हम बोलते हैं डोमिसाइल। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहीं पर भी रह रहे हो और आप डोमिसाइल हो गए, नहीं, परमानेंटली। परमानेंटली का हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है, कम से कम 10 साल आप उस जगह पे रह रहे हो, तब हम बोलेंगे कि आप वहां के डोमिसाइल रेजिडेंट हो गए हो, आप वहां पर मतलब एक वहां के आप मूल निवासी हो गए हो। तो सिटीजनशिप का जो अपना आर्टिकल 5 है वो अपने को बताता है कि संविधान जब लागू हुआ है उस समय सिटीजनशिप किसको मिलेगी, तो सबसे पहला सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। इन्होंने क्या बोला, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, पहला कैटेगरी। तो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल में इन्होंने क्या कैटेगरी बताई कि भैया वो बंदा जो डोमिसाइल है, जो परमानेंटली रह रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, परमानेंटली रह रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, एंड या तो वो या फिर उसके पेरेंट्स वहां पर ही पैदा हुए हैं, उसी टेरिटरी में पैदा हुए हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई एक और कंडीशन लिख लो, या फिर ऑर्डिनरली या फिर रिसाइडिंग फॉर 5 years। ये पहली कैटेगरी है, ये पहली कैटेगरी है। तो पहला कैटेगरी हमारी संविधान की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, संविधान के हिसाब से पहली कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है हमारी, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन के हिसाब से हम सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल किसको बोल सकते हैं, वो बंदा जो परमानेंटली रह रहा है इंडियन टेरिटरी के अंदर, एंड या तो वो पैदा हुआ है इंडिया में, या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, या फिर वो 5 साल से वहां रह रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। डोमिसाइल की कैटेगरी कंडीशन उसकी फुलफिल होनी चाहिए। डोमिसाइल मतलब 10 साल तक, हमारे यहाँ डोमिसाइल की कंडीशन है 10 साल तक रह रहा होना चाहिए। ये है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। कोई भी डाउट इसको लेकर, आपसे यही पूछा जाएगा। क्वेश्चन बता देते हैं कि भाई कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की बात करता है, आर्टिकल 5। एज पर आर्टिकल 5 फॉर द सिटीजनशिप फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5 के हिसाब से सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो वो बंदा डोमिसाइल होना चाहिए, एंड या तो वो पैदा हुआ होना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट्स पैदा होने चाहिए, या फिर वो 5 साल से रह रहा होना चाहिए विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये पहली कैटेगरी है। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी। अब ध्यान देना, हमने एक कैटेगरी पढ़ी है। संविधान के हिसाब से सिटीजनशिप की क्या क्या कैटेगरी है। पहला, सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, जिसको आप बोल सकते हो परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट रेजिडेंस जिसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप एक तो डोमिसाइल होने चाहिए। नहीं नहीं, नॉन सिटीजन पे नहीं होते हैं जी। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप की बात करता है ना, कि किसको सिटीजनशिप या भारत की नागरिकता मिलेगी, नॉट एज पर एक्ट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 26 जनवरी 1950 के हिसाब से, कौन बंदा, कौन पर्सन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया माना जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने पहली कैटेगरी बनाई सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। क्या बनाई, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। इसमें इन्होंने बोला कि भाई वो बंदा जो डोमिसाइल रेजिडेंट है, मतलब परमानेंट रेजिडेंट है, एंड या तो वो पैदा हुआ है या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, या फिर वो 5 साल से रह रहा है, तो हम उसको सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल के हिसाब से भारतीय नागरिकता दे देंगे। ये पहली कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी, वो बंदा जो इंडिया में आया है पाकिस्तान से, इसमें तारीख लिख लेना, 19 जुलाई 1948।
ये तारीख पूछी जाती है। वो बंदा, ये कब की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि भाई 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो रहा है, उस समय किस किस को हम भारतीय नागरिक बोलेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया बोलेंगे। पहला तो कैटेगरी हो गई सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। दूसरी कैटेगरी हो गई वो बंदा जो पाकिस्तान से हमारे पास आ गया। कब आया होना चाहिए? 19 जुलाई 1948 से पहले। मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है, उसको भी हम भारतीय नागरिकता दे देंगे। कंडीशन है, कंडीशन देखेंगे अभी, ठीक है। तीसरा, ये यहां पे तारीख याद रख लेना, 1 मार्च 1947। कोई भी बंदा जो 1 मार्च 1947 के बाद, ध्यान देना, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चला गया, उसको हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं देंगे। अब आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, आप कह रहे हो कि 1 मार्च 1947 के बाद चले गए तो हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, उधर से आप बोल रहे हो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो ऐसा है, सिंपल सा कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये है आर्टिकल 5, ये है आर्टिकल 6, ये है आर्टिकल 7 और ये है आर्टिकल 8। थोड़ा यहां पर उल्टा सिस्टम चलता है, अगर आर्टिकल 8 लग रहा है तो और कोई भी नहीं लगेगा। विच मीन्स अगर आपके ये बोला ना फॉरेन रेजिडेंस को कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, तो आर्टिकल 8 में बात है तो बाकी कुछ नहीं लगेगा। अगर आर्टिकल 7 लग रहा है तो आर्टिकल 6-5 नहीं लगेगा, चाहे आर्टिकल 6-5 की कंडीशन फुलफिल हो रही हो। अगर आर्टिकल 6 लग रहा है तो आर्टिकल 5 नहीं लगेगा, चाहे आर्टिकल 5 की कंडीशन फुलफिल हो रही हो। तो अगर सिंपल सी बात आ गई यहाँ कि अगर आर्टिकल ये वाला लग रहा है पाकिस्तान वाला कि भैया 1 मार्च के बाद आप पाकिस्तान चले गए, आप भारत के नागरिक नहीं हो, अब आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं मिलेगी, अब चाहे आप आर्टिकल 6 की कंडीशन फुलफिल कर दो, हम आपको नहीं देंगे। हालांकि इसमें अपवाद है, पर जनरल बात बता रहा हूं कि आप इसको लेकर ये मत कर देना कि अरे यार ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, संविधान में क्लियर है कि भैया जहां 8 लगेगा वहां 7, 6, 5 नहीं लगेंगे, जहां 7 लगेगा वहां 7, 6, 5 नहीं लगेंगे, जहां 6 लगेगा वहां 5 नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, चाहे कंडीशन लग रही हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अब आते हैं कैटेगरी पे। पहली कैटेगरी हमने पढ़ ली सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, कि वो बंदा डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडियन टेरिटरी है एज पर, मतलब जो भी क्या कहते हैं उसको, सेपरेशन के बाद, ठीक है। एंड या तो वो या उसके पेरेंट्स इंडिया के अंदर बोर्न हुए हो। अब आ जाइए दूसरा, आर्टिकल 6, माइग्रेटेड टू इंडिया, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें तारीख क्या इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948। अब ध्यान देना, 19 जुलाई 1948 से पहले, बिफोर 19 जुलाई 1948 अगर कोई भी बंदा जो पाकिस्तान से इंडिया में आ गया, उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलेगी। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलेगी, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि या तो वो पर्सन या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न होने चाहिए इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कह रहा है कि भाई या तो वो बंदा या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहां पर पैदा होने चाहिए, जो सेपरेशन से पहले जो भारत था, हिंदुस्तान जिसको हम बोल सकते हैं, जो वो था, तो उसको हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे देंगे। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो 19 जुलाई 1948 से पहले आना चाहिए। अब बात आई, अगर मान लो कोई 19 जुलाई 1948 को आया है या उसके बाद आया है, तब क्या होगा, तब भी सिटीजनशिप मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो ऑन या आफ्टर आया है 19 जुलाई, तब भी उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। बस कंडीशन ये होती है कि अगर इफ
रजिस्टर्ड बाय ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर सरकार उसको ऐसा मान लीजिए उसको सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दे दे, तो यहां पर उसका अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, उसको वो एप्लीकेशन डाले, अगर उसको राइट, अगर उसको सिटीजनशिप का हमने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बात खत्म, वापस जाओ आप अपने देश वापस जाओ। यहां ये बात बोली गई थी। अब ध्यान देना, कोई भी बंदा जो इंडिया माइग्रेट हुआ है, और ये संविधान जिस समय लागू हुआ है उसकी बात है, आज के समय में ये चीजें नहीं लगती हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब तो सब कुछ सिटीजनशिप एक्ट से चलता है, पर क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और हमारे से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल बात करता है अबाउट सिटीजनशिप टू पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, आर्टिकल 6। कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया आ रहा है फ्रॉम पाकिस्तान, उसको कौन सी तारीख से पहले आना पड़ेगा फॉर सिटीजनशिप? 19 जुलाई 1948। ठीक है, ये है। तो अगर तो 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, एंड वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, तो उसको सिटीजनशिप हम देंगे ही देंगे। पर अगर उसके बाद आया है, फिर सरकार पे डिपेंड है सिटीजनशिप दे या ना दे, कोई भी डाउट कुछ भी इस बात को लेकर। ये है दूसरी कैटेगरी जो बात करता है सिटीजनशिप टू पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पहली कैटेगरी क्या है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के हिसाब से कौन सी सिटीजनशिप की बात होती है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। संविधान सिर्फ डोमिसाइल सिटीजनशिप की बात करता है, आपकी सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन, इस सब की बात संविधान नहीं करता। दूसरा, सिटीजनशिप टू पर्सन जो इंडिया माइग्रेट हो चुके हैं फ्रॉम पाकिस्तान, ये दूसरी कैटेगरी है। कोई भी डाउट इसके अंदर? यस, कोई भी डाउट? एक मिनट। हाँ, अब आ जाइए आपका आर्टिकल 7। अब ध्यान देना, जो एक क्वेश्चन बनता है यहां से, आर्टिकल 7, सिटीजनशिप टू पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। इसमें तारीख याद रख लेना, 1 मार्च 1947। अब इसमें एक बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान देना, पहली लाइन लिखी होगी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 चाहे कुछ भी बोल रहा हो, विच मीन्स अगर आर्टिकल 7 लग रहा है तो आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, चाहे कंडीशन फुलफिल हो रही हो। तो ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 7 है वो सब्जेक्ट है, मतलब आर्टिकल 6 को सब्जेक्ट, मतलब अगर आर्टिकल सब्जेक्ट टू आर्टिकल 6 है या नॉट विद स्टैंडिंग है। आर्टिकल 7 जो है वो सब्जेक्ट टू आर्टिकल 6 है या फिर नॉट विद स्टैंडिंग है। टू मतलब कि सिंपल सी भाषा में ध्यान दे देना कि भैया आर्टिकल 7 आर्टिकल 6 के अनुसार लगेगा, मतलब कि जहां आर्टिकल 6 लगेगा वहां आर्टिकल 7 नहीं लगेगा। या फिर आर्टिकल 7 जो है
आर्टिकल 6 का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ध्यान देना, आर्टिकल 7 पर आर्टिकल 6 का कोई इफेक्ट नहीं है। जहां आर्टिकल 7 लगेगा वहां आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। प्री में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। एक चीज, अब आते हैं टॉपिक पे। आर्टिकल 7 ये बोलता है कि भाई वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनको सिटीजनशिप की बात। हालांकि इसमें जो जनरल रूल है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी बंदा 1 मार्च 1947 के बाद, इसकी मेन कहानी क्या है कि अगर कोई भी पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, जिसको हम बोल सकते हैं माइग्रेट टू पाकिस्तान, माइग्रेट टू पाकिस्तान, वो सिटीजन नहीं रहेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। एक चीज, अब आ जाइए अगली बात। क्या बोल रहा है कि वो बंदा जो 1 मार्च 1947 के बाद आपके इंडिया पाकिस्तान चला गया वो सिटीजन नहीं रहेगा, पर उस पर्सन को भी सिटीजनशिप मिल सकती है अगर वो रिटर्न होता है अंडर परमिट ऑफ रीसेटलमेंट। ये क्या सिस्टम था? ऐसा था जी, हालांकि ठीक है, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत आ गए, ऐसा कुछ हुआ, पर फिर भी कुछ समय तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त तक, कुछ समय तक दोनों तरफ की जो भी सरकारें बोल रहे हैं, दोनों तरफ जो भी सिस्टम था वो चलता रहा था कि भैया ऐसा है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग वहां गए पर वहां के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो वापस आना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया कि यार मैं पाकिस्तान से आया यहाँ पर कि यार भाई मेरी जमीन जायदाद यहाँ पर है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी जमीनें यहाँ थी, मैं घर बार था वो पाकिस्तान के एरिया में था, तो मैंने कहा यार जमीन जायदाद यहाँ पे है, यहाँ रहते हैं, जमीन जायदाद यहाँ है, चलो जी आ गए। ऑब्वियस था कि जिस समय हमारा देश डिवाइड हुआ उस समय, मतलब चाहे दोनों दोनों देशों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, पर जब डिवाइड हुआ तो सबका ये था कि तू पाकिस्तान मैं हिंदुस्तान, ठीक है, तू पाकिस्तान का है मैं इंडिया का हूं, चाहे पहले कुछ भी था। तो मान लो मैं यहाँ पर आया तो मुझे ना तो मेरे को मेरी जमीन दी जा रही है, मेरी जमीन पे कब्जा कर दे रहे हैं, मुझको सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखा जा रहा है, बिल्कुल मुझे एक तरह से देशद्रोही माना जा रहा है। तो मुझे लगा कि यार मैंने गलती कर दी यहाँ के, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। अब जिस देश से मैं आया हूँ, मतलब पाकिस्तान से मैं आया था, वो भी कह रहा है कि नहीं अब तो आप हमारे भी यहाँ के नागरिक ना रहे, तो यहाँ मैं रह नहीं सकता, वापस मैं जा नहीं सकता, तो मैं करता क्या? इसीलिए दोनों देशों में कुछ समय तक ऐसा सिस्टम रहा था कि अगर कोई चला भी गया है किसी भी तरफ, मान लीजिए इंडिया से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से इंडिया चला गया, तो अगर कोई वापस आना चाहता है तो आप उसको वापस आने दीजिए, कुछ समय तक ऐसा था। तो वही बात यहां बोली गई। वैसे तो जनरल रूल ये था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान चला गया वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसको फिर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, पर अगर वो वापस आता है अंडर परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, मतलब कि जो सरकार है वो उसको कहती है कोई बात नहीं, परमिशन देती है कि तुम वापस आ जाओ, उसको एक सर्टिफिकेट बोल दो या परमिशन देती है, तब उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाएगी, तब उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल सकती है। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? इसमें तारीख याद रख लेना, ये तारीख से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया जो कौन ऐसे लोग हैं जिनको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं मिलेगी, जो पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं कितनी तारीख के बाद, तो याद रखना 1 मार्च 1947 के बाद। वहां है 19 जुलाई 1948, यहां है 1 मार्च 1947। यस, कोई भी डाउट? तारीख इनकी याद रख लेना। अब आ जाइए आगे। आर्टिकल 8 लास्ट कैटेगरी है ऑफ सिटीजनशिप, विच इज की सिटीजनशिप
to person residing in foreign state. कंडीशंस क्या क्या है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं अपने। कंडीशंस, पहला पर्सन और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स born in territory of India as per गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हम लिख सकते हैं हिंदुस्तान। दूसरी कंडीशन, रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया with representative of India। अब ध्यान देना ये क्या बोलता है, ये कहता है भैया ऐसा है, फॉरेन के अंदर जो लोग रह रहे, अभी मान लो जिस समय देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो फॉरेन में चले गए थे, उनको सिटीजनशिप मिलेगी कैसे? तो सिंपल था कि भैया ऐसा है, या तो तुम या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हिंदुस्तान मतलब भारत पाकिस्तान दोनों जोड़ के उनमें से किसी भी एरिया में पैदा हुए हो, एंड तुम अपने आप को वहां पर, भाई मान लो देश आजाद हुआ तो वहां पर हमारे ऑफिसर लोग तो थे ही, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग थे, तो मिनिस्ट्री वगैरह तो बनी चुकी थी, मान लीजिए हर जगह हर देश में कि कोई ना कोई ऑफिसर तो बिठाए हुए थे, तो वहां पर जो हमारे ऑफिसर थे उन ऑफिसर के पास आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन वाली बात क्यों लिखी गई? क्योंकि भाई अगर वो एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहे तो आप सिर्फ इतना थोड़ी कर सकते हो कि तुम हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में पैदा हुए हो तुम सिटीजन बन जाओगे। वो अगला अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो इसीलिए लिखा गया कि भैया तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए होने चाहिए, और अगर तुम अपने आप को सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह रजिस्टर करवाते हो विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन सच नेशन, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होगे। अब ध्यान दे देना जो क्वेश्चन आते हैं अभी तक के। पहला, कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल? आर्टिकल 5। दूसरा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कौन से सिटीजनशिप की बात हुई है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल कब मिलता है? तीसरा क्वेश्चन, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल तब मिलता है अगर वो बंदा डोमिसाइल मतलब परमानेंटली रह रहा है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड या फिर उसके पेरेंट्स बोर्न हुए हैं इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन आर्टिकल 6, सिटीजनशिप किसी भी पर्सन को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब मिलेगी? अगर वो इंडिया में आया है फ्रॉम पाकिस्तान 19 जुलाई 1948 से पहले आना चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान में चला जाता है उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर वो कब गया है? 1 मार्च 1947 के बाद। फॉरेन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन नहीं बोलेंगे, फॉरेन रेजिडेंट को, फॉरेन रेजिडेंट को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलने का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 अभी तक कोई भी डाउट? ताकि दो छोटे छोटे से आर्टिकल हैं पर इंपॉर्टेंट है। लिख ही देता हूं इतनी देर में। 8 आर्टिकल 9, voluntarily acquiring citizenship of foreign state सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है वो कैंसिल हो जाएगी। 5 6 7 8 9 10 ठीक है। Who has power to regulate citizenship? Parliament।
हाँ जी, हाँ जी, अभी बता देता हूँ। क्या हो गया? आर्टिकल 8 सिंपल सा है। आर्टिकल 8 ये बोलता है कि कोई ऐसा पर्सन, दोबारा बोल रहा हूं, इसके अंदर अगर आप एग्जांपल बनाना ना या कुछ सपोज करना तो ऐसे करना, जिस समय देश आजाद हुआ, 26 देश आजाद किया, जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 की तारीख ले लेना, उसके हिसाब से, आज के समय के हिसाब से नहीं। तो 26 जनवरी 1950 को कोई बंदा है जो फॉरेन में रह रहा है और वो है भारतीय, मतलब भारत से कनेक्टेड है, वो उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं, वो अपने आप को सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, करवा सकता है। कोई भी ऐसा बंदा जो रह दूसरे देश में रहा है, वो अपने आप को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। दूसरे देश का मतलब पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, वो उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब पूरा जो भारत पाकिस्तान दोनों होते थे उसमें से किसी में भी पैदा हुए हों, एंड उसने अपने आप को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करवा हो। किसके पास रजिस्टर करवाएगा? हर देश के अपने अपने एम्बेसीज होती हैं, अपने अपने ऑफिसर होते हैं हर देश में। मान लो इंडिया के हर फॉरेन देश में ऑफिसर हैं, हर फॉरेन देश के इंडिया में एम्बेसीज है, ऑफिसर है, तो उनके पास आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया होने। तो दो चीजें, एक आप पैदा हुए होने चाहिए हिंदुस्तान में, दूसरा उस आपने अपने आप को एज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करवाया होना चाहिए टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया मतलब जो भी इंडिया के ऑफिसर है उनके पास। ये है आर्टिकल 8। यस, कोई भी डाउट फिर अपने आगे चलते हैं। 9 और 11, 9 और 11 थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ेंगे अपने अच्छे से। वैसे उसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला तो नहीं है, बस ध्यान जरूर दे देना। आर्टिकल 9, आर्टिकल 11। अब आ जाइए आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कुछ इस तरह से है कि कोई भी पर्सन जो फॉरेन देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, भाई मान लो उसने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली, उसने कनाडा की ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप चली जाएगी। अक्षय कुमार का एग्जांपल उठा लो, अक्षय कुमार के पास जैसी कैनेडियन सिटीजनशिप आई, आपकी इंडियन सिटीजनशिप गई। इंडियन सिटीजनशिप आपको एक ही कंडीशन पे मिलेगी कि आप और किसी देश के सिटीजन नहीं हो, आप सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन हो सकते हो, एक चीज। तो आर्टिकल 9 बात करता है अबाउट, पेपर पूछ लिया जाता है, कैंसिलेशन, कि आपकी सिटीजनशिप कब कैंसिल हो सकती है, रद्द कब हो सकती है। अब आ जाइए आर्टिकल 11 जो पूछा जाता है। कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक प्रोविजन टू मेक लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 के हिसाब से पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। अब इसके ऊपर एक छोटा सा केस लो है, इच्छा है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सिंपल सी बात बोली गई है कि भाई हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, जो सिटीजनशिप को लेकर कानून बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। एंड अब इस पे बात करेंगे ये क्या, इसमें हुआ क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की, जो किस बेसिस पे दिया जाता है? जो दिया जाता है ऑन बेसिस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। अब ध्यान देना, एक्चुअली में प्रदीप जैन के ऊपर सिटीजनशिप को लेकर आर्टिकल 5 जो है ना उस पर बात हुई थी कि भाई डोमिसाइल क्या है, कैसा है। तो उन्होंने बोला भैया ऐसा है, डोमिसाइल और रेजिडेंस अलग चीज है, डोमिसाइल और बर्थ भी अलग चीज है। जस्ट आप ये बोल दो कि कोई पर्सन वहां पर पैदा हुआ है वो डोमिसाइल है, नहीं। आप ये बोल दो कि वो बंदा वहां पर रह रहा है वो डोमिसाइल है, नहीं।
वो बंदा किसी भी एरिया का डोमिसाइल तभी माना जाएगा अगर वो वहां पर परमानेंटली रह रहा है, या उन्होंने कुछ इस तरह से बोला था कि वो वहां पर रह रहा है और उसकी इंटेंशन है टू रिसाइड परमानेंटली। अब इंटेंशन से इन्होंने क्या बोला, इंटेंशन को लेकर ऐसा बोला कि जो 10 साल से रह रहा है। जैसे सिटीजनशिप एक्ट में बोला गया है कि अगर आप 10 साल से कहीं पर रह रहे हो तो ये है कि आप वहां पर परमानेंट रेजिडेंट हो, वहां के आप परमानेंट रेजिडेंस हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक बात बोली गई। तो इस केस लॉ के अंदर कुछ एक बातें क्लियर की गई जो प्री में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी सिटीजनशिप की बात है, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब क्या है, सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। एंड हमारे देश में कौन सी सिटीजनशिप की बात होती है, सिंगल सिटीजनशिप। बस इतनी कुछ एक यहाँ बातें बोली गई थी। कोई भी डाउट कुछ भी अबाउट सिटीजनशिप। दोबारा बोल रहा हूं, प्री को लेकर इतनी सी बातें थी जो हमने कर ली हैं। अब अपना मंडे से क्लास चालू होगी फंडामेंटल राइट की। आर्टिकल 10 में कुछ है नहीं, आर्टिकल 10 सिर्फ इतना सा बोलता है कि कोई भी बंदा जिसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल चुकी है उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रहेगी, मतलब खत्म नहीं होगी। हमारे यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं होता कि आपको रिन्यू करवानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आप ही के पास रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप खुद से कोई गड़बड़ ना कर दो, आप खुद से आप ऐसा कुछ ना कर दो कि आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो किसी को भी अगर सिटीजनशिप हमने एक बार दे दी है तो वो कंटिन्यू रहेगी अनटिल एंड अनलेस वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो दिस इज आर्टिकल 10, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अब अपने सिटीजनशिप, अपने सिटीजन ऑफ इंडिया है, अपने कोई रिन्यू थोड़ी करवाते हैं कि हर 10-10 साल में रिन्यू करवाना है। अपने यहाँ कोई ऐसा सिस्टम थोड़ी है, कुछ नहीं है। हाँ, मूल निवास जरूर हम रिन्यू करवाते हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि मूल निवास हम इसलिए रिन्यू करवाते हैं ताकि ये रहे कि सरकार को पता रहे कि आप परमानेंटली कहाँ रह रहे हो। बस हमारे यहाँ सिटीजनशिप का कुछ वो कंसेप्ट नहीं है कि रिन्यू चाहिए कुछ। ठीक है, कुछ भी डाउट कुछ भी, दोबारा बोल रहा हूं, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 11 प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो भी इसकी छोटी मोटी बातें हैं अच्छे से पढ़ना। जैसे अपने ने सिटीजनशिप में बात करी, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की बात करता है, कैसे मिलती है। आर्टिकल 6 के अंदर तारीख, 7 के अंदर तारीख। ये बात याद रखना कि जहां पर 7 लगेगा वहां पर 6 नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखना, जहां पर 8 लगेगा वहां पर 7 और 6 नहीं लगेगा। आर्टिकल 9 कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, कब हो सकती है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है। ये बेसिक प्री के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक है, अब आपका कल ऑब्वियस संडे है, कल आपका टेस्ट होगा, मतलब साक्ष्य अधिनियम और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपका प्री का एक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, सब्जेक्टिव में लिख देना। तो आपका जो टेस्ट होगा, जो अपने ने आज तक पढ़ा है, अपने ने अभी तक कितना कुछ पढ़ा है देखा जाए तो हमने प्री के बेस पे बहुत काफी बातें पढ़ी हैं। सोर्सेज, कुछ बेसिक हिस्ट्री की बात कर दो, शेड्यूल्स, कौन सा शेड्यूल किस बारे में बात करता है, किस अमेंडमेंट से जुड़ा है। ओके, देन उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11, फिर कॉन्स्टिट्यूट प्रियम्बल को लेकर हमने पढ़ा है। तो कई बातें हमने पढ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपका कल टेस्ट होगा ऑब्वियस, जो अपने ने पहले से डिसाइड कर रखा था। तो अपने ने जितना भी आज तक पढ़ा है उसका कल टेस्ट होगा। कल से अपने, सॉरी मंडे से अपने फंडामेंटल राइट चालू कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, बीएनएसएस, बीएनएसएस तो आपका उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो अलग कंडीशन है। बट जिन लोगों ने पढ़ रखा उनका तो है ही। बीएनएसएस का टेस्ट है आपका कल। नोट्स आपके जो बीएनएसएस वाले हैं, एग्जीक्यूशन बेल, वो आपके आपको भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास होगी साक्ष्य अधिनियम की क्लास होगी, आधे घंटे बाद अपनी क्लास करेंगे साक्ष्य अधिनियम की। आज अपने रेलेवेंट फैक्ट को लेकर कुछ बातें करेंगे।
हाँ बिल्कुल आएगा। बीएसए में तो अभी तक अपने ने कुछ पढ़ा भी तो नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा ना अपने ने। कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर भी काफी टॉपिक हुए हैं, साक्षर अधिनियम में तो कुछ हुआ ही नहीं प्री के हिसाब से। रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, सेक्शन 2 हुआ है, सेक्शन 1 हुआ है, कुछ खास हुआ ही नहीं है अभी तक तो। पर आएगा, जितना भी पढ़ा है उतना आएगा, हालांकि है थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ, बट आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास 6:30 बजे आपकी क्लास होगी, आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर अपने क्लास कंटिन्यू करते हैं।